हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक कहानी दो राक्षसों की जो कि पीरियोडिक टेबल में घूमते रहते हैं। ये दो राक्षसों की कहानी जिसको समझ आ गई और जिसको अच्छे से याद है उसको केमिस्ट्री में कहीं भी बेसिक कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको ये कहानी सुननी भी है और याद भी करनी है, जिससे आगे जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चैप्टर में कुछ नहीं रटना है। आपने कहानी समझ ली, आपका काम खत्म। आपको जितने भी आगे के कंसेप्ट होंगे वो सब बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है ना? तो कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, ये दो राक्षसों के नाम हम आपको बताते हैं। ये दो राक्षसों के नाम है शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शील्डिंग इफेक्ट का। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक आपको डायग्राम बना करके बताती हूँ, उससे थोड़ा सा समझिए। आपने न्यूक्लियस पर और एटम का स्ट्रक्चर आप जानते हैं। सपोज ये एटम है, इसमें ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे, और उसके बाहर क्या होगा? उसके बाहर ये शेल होंगी एटम की जो भरी होंगी। हमने पूरी शेल ना बना करके, पूरा गोला ना बना करके शेल का एक टुकड़ा भर बनाया है, आपको केवल सिंबॉलिक समझाने के लिए, है ना। वैसे इसको पूरा गोला बनाना चाहिए, आप 9th में पढ़ चुके हैं, पता होगा। तो ये शेल होती है बाहर, KLMN शेल। तो कोई भी एटम है, सपोज मैं कहती हूँ कि यहाँ पर, चलिए पूरा ही बना लेते हैं, K शेल, L शेल, M शेल एंड ये सपोज M शेल है। ठीक है, तो मान लीजिए पोटेशियम का एटम है। ठीक है, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। L में कितने होंगे? यानी 2 8 8 1। ठीक है, KLMN, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। K में 2, L में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, फिर M में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और N में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो सबसे बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम हमें मालूम है कि हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पता है ना आपको? ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं पता है तो इसको नोटिस करिए आप ध्यान से। ये जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल, ये कहलाएगी वैलेंस शेल। ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, और जो अंदर की शेल्स हैं या अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, ये कहलाते हैं इनर इलेक्ट्रॉन, या हम इन्हीं को कह सकते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस शेल के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, जितने भी प्रोटॉन है उनका टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना भी हो, जैसे अभी यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? अभी 19 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 19।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 19 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, इसको 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 सबको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन सबको एक ही ताकत से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। कारण क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है जिस फोर्स से इधर अट्रैक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ नहीं है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाएगा, इसको भी नहीं कर पाएगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जितना इसको अट्रैक्ट करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा। कारण क्या है, ये इसके इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेचारे को जितना न्यूक्लियस का प्यार, अट्रैक्शन, अफेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जैसे घर में होता ना, आपका छोटा भाई आपके हिस्से का बिस्किट लेके भाग जाता है, वैसे ही न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा था, इस इलेक्ट्रॉन पर होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स में, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था न्यूक्लियस का, वो नहीं हो रहा है। कारण है इनके रिपल्शन के कारण, यानी ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसको रिपेल कर रहे हैं। इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन के कारण, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन आपने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, वो कम हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। या इसी का एक और नाम है शील्डिंग इफेक्ट। दोनों नाम इसके याद रखिए, शील्डिंग इफेक्ट या इसी का एक और नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस उतनी कम ताकत से खींच पाएगा। और शील्डिंग इफेक्ट कब ज्यादा होगा, जितनी अंदर इलेक्ट्रॉनों की भीड़ भाड़ होगी, यानी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट, जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की भीड़ बढ़ेगी, तो उतना ही ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अगर हम बात करें, जैसे ये पोटेशियम था, तो पोटेशियम के इस इलेक्ट्रॉन पर जो भी शील्डिंग इफेक्ट पड़ रहा है या स्क्रीनिंग इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, न्यूक्लियस लेस इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर पाएगा इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब मान लो हमारे पास है एक सोडियम का एटम, तो सोडियम में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 11। तो 11 होते हैं। ये हुआ सोडियम का न्यूक्लियस, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है कितने, 12, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके के एल एम, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, एल में 8 और यहाँ पर 1। अब अगर आपसे हम ये पूछें कि शील्डिंग इफेक्ट किस एटम में ज्यादा लग रहा है, या हम ये कहें कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सोडियम में ज्यादा लग रहा है या पोटेशियम में ज्यादा लग रहा है, तो आप बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। हाँ सही, बिल्कुल, वेरी गुड। क्या है यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बैलेंस शेल सोडियम के केस में कौन सी है, एम शेल है। तो यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मैं पूरा एटम नहीं बनाई हूँ, आप समझ जाइए, पूरा एटम बना करके। तो के शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं टोटल, लेकिन यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, 2, 8 और 8, 8, 8, 16, 2, 18 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। यहाँ नंबर ऑफ शेल्स कम है
तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करने वाले कम है, तो शील्डिंग इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा होगा, आपको समझ आ गया होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे वहीं पे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हैं तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं संख्या में उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बेचारे को, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ही है। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने, 8 और 2 10 ही है, यहाँ पे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन 18 है। 18 क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है। तो चाहे आप ये समझें कि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे तब भी स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन तब भी शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अब ये जो शील्डिंग इफेक्ट है इसका इफेक्ट एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे पड़ता है। शील्डिंग इफेक्ट का आप काम समझ गए होंगे कि ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर इसको धकेलते हैं, एकदम पुश करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ, भाग उधर ऐसे करके उसको रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो क्या होगा, इसकी हर प्रॉपर्टी पे असर पड़ेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो जो एनर्जी नॉर्मली लगनी थी उससे कम लगेगी, क्योंकि ये सब मिलके पहले ही से इसको रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम साइज की बात करेंगे एटम की, तो जब ये सब मिलकर इसको रिपेल करेंगे तो ये बैलेंस सेल थोड़ा ऐसे दूर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, बैलेंस सेल भी बढ़ेगा, दूर खिसकेगा। इलेक्ट्रॉन दूर खिसकेंगे तब भी साइज पर क्या असर पड़ेगा, इसका साइज भी बढ़ा देगा ये, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर क्या असर पड़ेगा, तो आप देख ही रहे हैं, जब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की ताकत इस, यानी न्यूक्लियस का डायरेक्ट कांटेक्ट इस पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस और इसके बीच में इतने सारे इलेक्ट्रॉन ये सब चले आ रहे हैं बीच में इसको डिस्टर्ब करने के लिए, यानी रिपेल करने के लिए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, यानी न्यूक्लियस के इफेक्ट की बात करेंगे, तो क्या होगा, वो कम हो जाएगा अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा या नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। तो देखिए साइज पर भी असर पड़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे भी असर पड़ा, इसका इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी पड़ता है, इसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी पे भी पड़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पर, और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या मेटालिक करेक्टर हम जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर के पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी पर भी इसका असर पड़ेगा। लगा लो, कॉमन सेंस की बात सोचो जरा, कि अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी की बात की जाएगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी मतलब मेटालिक करेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कौन जल्दी कर देगा। अगर हम कंपैरिजन करें इस वाले एटम का और इस वाले एटम का, कौन जल्दी कर देगा, तो आप तुरंत अपना दिमाग लगा लेंगे कि यहाँ पे रिपल्सन कम हो रहा है तो यहाँ न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपल्सन 3 शेल के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स यहाँ ज्यादा है, यहाँ 2 ही शेल्स हैं और यहाँ पे 3 शेल है। तो इस न्यूक्लियस की पकड़ अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इस वाले एटम से ज्यादा होगी, इस न्यूक्लियस की पकड़ इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इसके कंपैरिजन में कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि मेटालिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी। तो आप तुरंत बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि शील्ड, अब आपको रटना नहीं है कोई भी चीज, अब आप आपने एक बार समझ ली कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है और ये वेरी कैसे करता है, यानी घटता बढ़ता कैसे है, तो आप तुरंत सारी चीजें इसके बेस पर आप बता सकते हो, शील्डिंग इफेक्ट के बेस पर, ठीक है। तो अभी तो आपने एक ही राक्षस पढ़ा है, एक और राक्षस जब उसके बारे में भी जानोगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानोगे, तो केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी। पूरा चैप्टर जो वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज का है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, और आपका चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे हायर क्लास हो, सब में ये बेसिक काम में आएगा। जैसे मैथ में आपकी टेबल काम में आती है, अगर आपको टेबल नहीं पता है तो मैथ आप नहीं कर सकते हैं, वैसा ही ये है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इन दोनों राक्षसों की कहानी बहुत अच्छे से समझनी है। तो देखिए आप कितनी सारी चीजें आप इससे कोरिलेट करके, अब आपको कुछ रटना नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो रटना नहीं है कि मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा, अगर आप बैठ करके रट रहे हैं, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर हम नॉन मेटालिक करेक्टर की बात करें, नॉन मेटल कौन होते हैं, भिखारी मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है ना। तो नॉन मेटालिक करेक्टर की बात करें, अगर हम कहीं, ये तो मेटल ही है, नॉन मेटालिक करेक्टर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, तो जिस एटम में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा, और किसमें ज्यादा होगी, जिसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हम बाद में करेंगे,
तो शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो गया, सपोज इन दो मतलब कोई एक्स वाई एटम है, ये पोटेशियम और ये नहीं है, और उनका हम कंपैरिजन करें तो जिसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी मेटेलिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। जिसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाएगा, तो फिर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसको इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप एटम के बहुत सारे कैरेक्टर, जितनी भी प्रॉपर्टीज आप आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हमने ये सारी प्रॉपर्टीज जिनके नाम लिए हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आप जितनी भी प्रॉपर्टीज आगे पढ़ने वाले हैं वो सारी प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन जब आप आगे इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ समझना है, एनालिसिस करना है और जवाब देना है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए ये शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो दो राक्षस हैं पीरियोडिक टेबल में हमेशा घूमते हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। और ये भी याद रखना है कि इन दोनों राक्षसों में एक ताकतवर होता है तो एक कमजोर होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं हमेशा। पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो दोनों राक्षस साथ जाएंगे, लेकिन उनमें से एक ताकतवर होगा और एक ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। जब एक की ताकत बढ़ेगी तो दूसरे की कमजोर हो जाएगी। ग्रुप में ये ऊपर से नीचे भी साथ साथ घूमते हैं एकदम एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ऐसे याद रखना है ना। लेकिन वहां भी वही नियम है, दोनों राक्षस कभी भी उत्पात नहीं करेंगे। एक अगर ताकतवर है, पावरफुल है, तो दूसरा कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बस यही याद रखना है आपको। और देखिए आपको सारे कंसेप्ट बड़ी इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, अब इसको आप नोट कर लीजिए। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, डिक्रीज इन द force of attraction of the nucleus on valence shell electron. Due to inner electrons, या हम कह सकते हैं पहले इंटरवीनिंग लिखिए है ना, ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ब्रैकेट में लिख दीजिए इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट सारी चीजों को इफेक्ट करेगा, सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स को इफेक्ट करेगा, साइज को इफेक्ट करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर को भी ये, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी, सबको ये अफेक्ट करेगा। अब हम अगर बात करें इसके वेरिएशन के, वेरिएशन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट in the group on, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, आपने डायग्राम बना लिया होगा। on moving down, ऊपर से नीचे आने पर क्या वेरिएशन होगा, तो अपना कॉमन सेंस लगाइए। सपोज हम लेते हैं, यही एक ले लेते हैं, ली
ना के र, ठीक है। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 1, सोडियम में 2 8 1, पोटेशियम में 2 8 8 1, रुबिडियम में 2 8 18 8 1, है ना। इस तरह से ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं इनका है, ये KL MnO, है ना। ये KLMn, ये KLM, KL, ठीक है। यानी अगर हम कंपैरिजन करें तो लिथियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुए? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, KL शेल। सोडियम का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 8 1 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है ना। यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ उसको 8 और 2 10 रिपेल करेंगे। नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे 2 हैं, 3 है, तो अंदर 2 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, अंदर 2 शेल हैं जिनमें इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पर है K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 1, यहाँ पे 2 8 8, यानी 3 शेल हैं, और 3 शेल में इसको 8 और 8 16 और 18 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है। रुबिडियम की बात करें तो रुबिडियम में कितने शेल हैं? K शेल है, L M N एंड O, ठीक है ना। और K शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, L में 8, M में 18, N में 8 एंड O में 1, यानी ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटरमोस्ट शेल में ये वाला प्रेजेंट है, इसको यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। यानी अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो रिपल्सन और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। एक चीज ये याद रखना कि अगर इफेक्टिवली शील्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को, इफेक्टिवली शील्ड कर रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा। और अगर लेस इफेक्टिवली शील्ड कोई कर पा रहा है, शील्ड का मतलब ये हुआ है न्यूक्लियस के और जो आपका न्यूक्लियस है और बैलेंस शेल के बीच में पूरा घुस करके जो उसको शील्ड कर रहा हो। शील्ड करने का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस का संपर्क बैलेंस इलेक्ट्रॉन से तोड़ रहा हो या न्यूक्लियस को अच्छे से घेर रहा हो। न्यूक्लियस को जब अच्छे से घेर लेंगे इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कम हो जाएगा न्यूक्लियस का, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाएगा और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो शील्डिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही न्यूक्लियस का इफेक्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, चाहो तो नोट करके अलग रख लीजिए। जितनी ज्यादा इफेक्टिव शील्डिंग होगी या स्क्रीनिंग होगी, या हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही कम न्यूक्लियस चार्ज होता चला जाएगा। और अगर शील्डिंग कम हो गई तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। शील्डिंग कम हो गई का मतलब क्या हुआ? बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है ये अच्छे से इसको रिपेल नहीं कर पा रहे हैं बाहर वाले को, या न्यूक्लियस को चारों तरफ से नहीं घेर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि शील्डिंग कम है, शील्ड अच्छे से नहीं हो रहा है, कम इफेक्टिव है, तो उस समय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप अभी तो स्क्रीनिंग की बात समझ ही रहे होंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो रीजन क्या हो गया इसका? रीजन हो गया ऑन मूविंग इन ए ग्रुप फ्रॉम top to bottom. Number of shells increases, so shielding effect अथवा हम इसी को कहें स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि दोनों राक्षस साथ साथ घूमते हैं, और ये भी बता दिया है कि दोनों साथ साथ घूमते हैं लेकिन ताकत पर एक ही रहता है और एक कमजोर रहता है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, तो जो इसका दूसरा
साथी है, साथी राक्षस, वो वीक होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्यों होगा वीक वो भी हमने आपको बता दी। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे और उसका इफेक्ट वो कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो अब आपको समझ आ रहा होगा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉनों के बीच में इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन आ गए और वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ही आपका ये स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। यानी ऊपर से नीचे आ रहे हो तो कौन सा राक्षस ताकतवर है, ऊपर से नीचे आएंगे तो कौन सा राक्षस का पावरफुलनेस बढ़ेगा या कौन सा राक्षस ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का हो जाएगा। और ये डायग्राम याद रखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में डायग्राम बनाकर ही आप एक्सप्लेन करेंगे, वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको अलग से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे नॉर्मली जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट दक्षिणा वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इसको जेड इफेक्ट को थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करना आपको सिखा दूंगी, हालांकि कोर्स में नहीं है। ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में ऐसे अलग से आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसे जब आप मैथ पढ़ते हो तो आपसे टेबल नहीं पूछी जाती, ऐसे आप 9th-10th में आ गए तो टेबल थोड़ी पूछी जाएगी। लेकिन जब अगर आपको टेबल याद नहीं होगी तो आपका मैथ वीक होता है। उसी तरह से स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपसे ऐसे अलग से नहीं पूछा जाएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, बट इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के इस चैप्टर में, वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है ना, तो दोनों राक्षस यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आ गई कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बड़ा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ। ठीक, अब चलिए अगर हम वेरिएशन की बात करें पीरियड में, ये एग्जाम में एग्जाम्पल इसका जरूर देंगे जब आप अगर वेरिएशन कहीं लिखेंगे तो डायग्राम बना करके। ठीक, वेरिएशन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन द पीरियड on moving from left to right. Moving from left to right. तो लेफ्ट टू राइट आने पर पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नया वाला आता है सेम शेल में एंटर करता है, तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो एक राक्षस कौन सा वाला ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला, और शील्डिंग इफेक्ट वाला जो राक्षस है वो कमजोर होते जाता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो ज्यादा रिपल्सन उसका बढ़ता नहीं है, उसको हम कह सकते हैं रिमेन्स कांस्टेंट, या बहुत ही स्लाइटली इंक्रीज करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में एंटर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऑन उसमें देखिए आप जरा एग्जाम्पल पहले देखिए, ली दे ब क न ओ फ ने। ठीक है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 2, 1, यहाँ पे 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड 2, 8। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर केवल 2 ही शेल हैं उनमें प्रेजेंट है, के और एल शेल में, के एल, के
यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ नहीं रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिसको हम कहेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, वो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 2 से 3 हो गया, यानी इनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, सेम शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को उनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहें शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये वेरी ज्यादा नहीं करेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेज शील्डिंग इफेक्ट, ये केमिस्ट्री की भाषा में हम लिख देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेज शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भारी पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक जनरल हम अपना क्राइटेरिया बता रहे हैं, जिससे कि आप समझ लें कि वेरिएशन या कोई भी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं या आंसर निकाल रहे हैं तो बड़ी इजीली निकाल लेंगे। उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, इन पीरियड। और since number of shells does not increase on moving from लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, ऐसा ही एग्जाम्पल आप सेकंड पीरियड में भी देख सकते हो। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, ये तो हुआ आपका फर्स्ट पीरियड। सेकंड पीरियड की अगर बात करते हैं तो ना, सॉरी, ये फर्स्ट पीरियड नहीं है, ये सेकंड पीरियड ही है ना, ये थर्ड पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में तो हाँ ही 2 ही एलिमेंट होते हैं। तो अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड में होंगे कौन कौन से एलिमेंट, ना, मग, अल, सी, प, स, कल, आ। सोडियम कितना है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम तो यहाँ पर होगा KLM 281, KLM 282, 283, 284, 285, 286, 287 एंड 288। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। तो देखिए यहाँ भी थर्ड पीरियड में भी आपको वही दिख रहा है। नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। थोड़ा बहुत माइन्यूट जो नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसके कारण थोड़ा बहुत रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट जो इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन का है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। एक राक्षस के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी ताकत बढ़ती है, लेकिन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट तो कांस्टेंट रहता है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो दूसरा राक्षस वहां ताकतवर हो जाता है जब आप पीरियड में घूमते हैं। कौन सा वाला राक्षस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब हमारे लिए एक दूसरे राक्षस का इंट्रोडक्शन में, उतनी देर से आप उसका नाम तो सुन ही रहे हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज में और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में अंतर क्या होता है।
न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए फिर से मैं आपको एक डायग्राम बता रही हूँ। सपोज ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ठीक। यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, 9th में पढ़ा है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही संख्या प्रोटॉन की होगी। फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो फिर इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों मतलब कहा गया? दो शब्द हैं यहाँ पर, एक न्यूक्लियर चार्ज और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो वही बात, जितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे उतना ही प्रोटॉन होगा। सपोज सोडियम ही है तो सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम है तो सोडियम में प्रोटॉन होंगे 11 एंड इलेक्ट्रॉन भी होंगे 11। पोटेशियम में क्या था, प्रोटॉन 19 थे और इलेक्ट्रॉन भी 19 थे, लेकिन फिर भी शील्डिंग इफेक्ट यहाँ ज्यादा था, ठीक है। उसी तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका इफेक्ट कितना है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि नेट न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन हो गए, यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन हो गए और K शेल, L शेल और M शेल, ठीक है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये हुआ कि नेट कितना पॉजिटिव चार्ज या नेट कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस का, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जैसे ये वाला हुआ, यहाँ पे कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये बैलेंस इसका सोडियम का ही बात करें तो यहाँ पे ऐसे होगा ना, 2 फिर 8 1, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन 11 ही है, ठीक है, लेकिन इस न्यूक्लियस के 11 प्रोटॉन की पकड़ इस वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं हो पा रही है। कारण क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बढ़ गई, इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई, और दूसरा कारण क्या है, बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन को फील करना चाहिए था वो फील नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पर कम हो गया। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, क्योंकि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं तो न्यूक्लियस से डायरेक्ट कांटेक्ट इसका हट रहा है, कम हो रहा है, तो इफेक्ट कम हो गया। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन उतने ही है, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, लेकिन इफेक्ट कम हो गया, उसको हम कहते हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसको हम जेड इफेक्ट से डिनोट करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या हम इसको जेड इफेक्ट से डिनोट करते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो कि क्लास में टीचर जब खड़ा हुआ है आपको पढ़ा रहा है तब आप एकदम शांत बैठते हो, ठीक है, और जैसे ही घंटे बजे वो टीचर आपको पढ़ा करके बाहर निकला और बाहर निकलते ही आपका हंगामा शुरू हो जाता है। भले ही टीचर क्लास के बाहर गेट पर ही खड़ा होगा, लेकिन आप तुरंत बातें करने लगोगे, एक दूसरे का सामान उठाने लगोगे, करते हो ना। कारण क्या है, आप बच्चे वही हो, टीचर क्लास के बाहर खड़ा है, टीचर भी वही है, लेकिन जब क्लास के अंदर आता है तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हो, और जैसे टीचर क्लास के बाहर गया आप उसकी पहुंच से दूर हो जाते हो। टीचर तो वही है जो आपकी क्लास के बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन आप अभी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो, तो आप क्या करते हो, हल्ला गुल्ला करते हो, यानी टीचर का इफेक्ट क्लास के बाहर कम है। जब आप क्लास के अंदर हैं और टीचर क्लास के बाहर है तो आप उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम पड़ रहा है, लेकिन जब वही टीचर आपकी क्लास में आ जाता है, यानी आपके पास आ जाता है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। चार्ज मतलब टीचर वही है। उसी तरह से न्यूक्लियस की बात हो रही, जो न्यूक्लियर चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, जितना प्रोटॉन है उतना ही रहेगा, और हर एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही हर एक में फिक्स रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज अपोजिट एंड इक्वल है। लेकिन फिर इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव या इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ उस जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसका इफेक्ट कितना है इलेक्ट्रॉन पे, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इसको हम
अगर सरल भाषा में डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? इज नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by electron in a polyelectronic atom. Polyelectronic atom, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस एस। जेड मतलब होता है यहाँ पर जेड होता है एटॉमिक नंबर और एस होता है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इनिशियल इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सपोज हम सोडियम का निकाल रहे हैं जेड इफेक्ट, तो सोडियम का जेड इफेक्ट कितना हो जाएगा? जेड इफेक्ट ऑफ सोडियम, तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और माइनस एस, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो जेड इफेक्ट इसका कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्ट निकालते हैं। तो ये तो हो गई बात जेड इफेक्ट की। अब आती है बात वेरिएशन की, कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेरिएशन क्या होगा? तो हेडिंग डाल दीजिए आप, वेरिएशन ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। यहीं पर हेडिंग डाल लीजिए आप, वेरिएशन ऑफ effective nuclear charge on moving from left to right in a period। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्ट का क्या होगा? तो जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या होगा? और याद रखिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा उसका रीजन मैं बता रही हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period। रीजन क्या होगा इसका? रीजन हम लोग यहाँ लिखेंगे बाद में, पहले समझेंगे। तो पीरियड में हम समझते हैं सेकंड पीरियड को लेते हैं। सेकंड पीरियड में क्या हो रहा है? ली बे ब क न ओ फने, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Kl में 2 1, Kl में 2 2, इसी तरह 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 एंड 2 8, यानी सब में केवल 2 ही शेल है, K और L शेल है हर एटम में। इसके अलावा इनमें चेंज क्या हुआ है, एक नया इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है क्योंकि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ा और साइमल्टेनियसली एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। जो नया इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो सेम शेल में जा रहा है, सेम शेल में जा रहा है। तो जो एटम है यानी न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो कैसा होता है, ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये K शेल है, ये L शेल है, K और L शेल, ठीक है ना। तो एटम में जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो न्यू शेल में तो जा नहीं रहा, सेम शेल में जा रहा है। सेम शेल में जा रहा है तो शेल का डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रहा, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से तो बढ़ नहीं रहा। एट द सेम टाइम प्रोटॉन इज ऑल्सो एडेड इन द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा, साथ में एक प्रोटॉन यहाँ बढ़ा, तो क्या हो गया, न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ गया, क्योंकि पहले जितने प्रोटॉन खींच रहे थे अभी भी क्या हो गया, एक प्रोटॉन तो खींच रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ा नहीं है यहाँ पे, बल्कि उसका इफेक्ट बढ़ गया, प्रोटॉन का इफेक्ट बढ़ गया। तो अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन को और मजबूती से खींचेगा, क्योंकि जो नए शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको उतनी मजबूती से नहीं खींच पाता, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में गया है, इसलिए न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन आया है सेम शेल में। एट द सेम टाइम न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ा है and distance of valence electron from the nucleus does not increases, so effect of positive charge of nucleus increases, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और एटम का साइज क्या हो जाएगा, उससे सारे इफेक्ट पड़ेंगे, जब और खींचेगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा और इधर खिसक आएंगे तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। ये जब अपने को और मजबूती से खींचेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से पकड़ रखा है, ठीक है ना। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें यानी इलेक्ट्रॉन देने की बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा और ये इलेक्ट्रॉनों को पकड़ करके खींचेगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजीली नहीं होगा, यानी मेटेलिक कैरेक्टर घट जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें यानी भिखारी पना की बात करें यानी इलेक्ट्रॉन लेने की बात करें तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जल्दी इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेगा न्यूक्लियस, क्योंकि इसका इफेक्ट बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हम एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट पड़ता है, ये हमने आपको कुछ छोटा मोटा सा एग्जाम्पल बताया है। सिंपली आगे आप ये सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपकी क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री, ठीक है, और आप बैठ करके पढ़ रहे हैं और उसी समय एक लड़का और आ गया क्लास में, ठीक है, उस लड़के ने भी आकर के बैठ गया, उसको भी वो भी पढ़ रहा है, लेकिन साथ में उस लड़के के साथ में फिजिक्स वाले सर और आ गए। अब आपके सामने एक बच्चा बढ़ा और एक टीचर बढ़ा, लेकिन इफेक्ट किसका बढ़ा, क्लास में एक अकेला टीचर ही पर्याप्त है लेकिन एक टीचर और आ गया, यानी 2 टीचर हैं, बच्चा भले एक बढ़ गया लेकिन इफेक्ट किसका बढ़ा ज्यादा, 2 टीचर हो गए ना, तो 2 टीचर का इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया ना, तो आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड बैठ जाओगे, ठीक है ना। वैसे ही याद रखना कि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ा नहीं। बच्चा भी बढ़ा, क्लास में वही बैठा, लेकिन बच्चे सब बैठे वही क्लास में, तो डिस्टेंस तो बढ़ा नहीं टीचर और बच्चे का, तो क्या हुआ, इफेक्ट टीचर का बढ़ गया। उसी तरह से यहाँ पर है, वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन सेम शेल में बढ़ रहे हैं और डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो देन आइए थर्ड पीरियड की बात करें। थर्ड पीरियड में अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा थर्ड पीरियड में कौन, ना, मग, अल, सी, प, स, कल, अर, ठीक है। अब थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा, के एल एम शेल, ठीक है, यहाँ के शेल, एल शेल और एम शेल होगा
और ये है इसका न्यूक्लियस। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा। 11, 12, 13, 14, ये हो गया आपका यहाँ पर 15, 16, 17, 18, ठीक है। सोडियम की बात करें तो KLM में हो गए 2, 8, 1। मैग्नीशियम की बात करें तो KLM में हो गए 2, 8, 2। एल्यूमिनियम में KLM में हो गए 2, 8, 3। सिलिकॉन में हो गए KLM में 2, 8, 4। फास्फोरस में हो गया 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7 एंड 2, 8, 8। यानी जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आपने 2 पीरियड का एग्जाम्पल देखा, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़े, और जो नया इलेक्ट्रॉन गया, देखो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में बढ़ रहा है, नया इलेक्ट्रॉन जो एंटर किया है वो सेम शेल में एंटर किया है और डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ा नहीं है। एट द सेम टाइम प्रोटॉन इज ऑल्सो इंक्रीजेस इन द न्यूक्लियस, सो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, ठीक है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो रीजन क्या हो गया इसका, अब आप रीजन इसका लिख लीजिए कि ऑन मूविंग फ्रॉम left to right in a period, number of electron increase in the valence shell and the new coming electron enters in the same shell, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ शेल फ्रॉम न्यूक्लियस does not increases, but at the same time a proton is also increases in the nucleus. So effect of nucleus, that is effect of positive charge, increase on the valence electrons, hence effective nuclear charge increase from left to right in a period। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशन ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप। तो कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं हम, सपोज हमने ले लिया लीना के रब से फरियाद है।
ना के रब, ठीक है, बाकी नहीं लिख रहे हैं, इसी इतना ही से आप समझ जाएंगे, कई बार आप लोग ड्रॉ कर चुके हैं। 11 लिथियम का है 3, 11, 19 एंड 37। तो अगर लिथियम एटम की बात करें तो ये होगा यहाँ पे न्यूक्लियस और K और L शेल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर 2 और 1। अगर हम सोडियम एटम की बात करें तो ये हो गया लिथियम एटम। सोडियम एटम की बात करें तो सोडियम एटम कैसे होगा, ये तो हुआ इसका न्यूक्लियस और फिर इसके बाद इसमें K, L एंड M शेल होंगी, K, L, M शेल होंगी। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और M में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये हो गया पोटेशियम K और इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, तो K, L, M एंड N, K शेल, L, M एंड N, यानी 2, 8, 8 और 1, ये हो गया आपका पोटेशियम, ठीक है। इसको थोड़ा इसी के सामने लिखेंगे तो ठीक रहेगा। सोडियम, पोटेशियम, लीना के रब, रुबिडियम, ठीक है। तो ये है 11, 19 एंड 37। तो रुबिडियम की बात अगर हम करते हैं तो ये रुबिडियम का न्यूक्लियस हो गया K, L, M, N, O, 2, 8, 18, 8, 1। कौन कौन सी शेल होंगी, K, L, M, N, O, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। ये वही वाली बात हो गई कि आपकी क्लास में से हमने पढ़ाया और पढ़ा करके बाहर चले गए, और जैसे ही बाहर गए हम दूसरी क्लास में पहुंच गए, हम भले स्कूल में मौजूद हैं लेकिन आपकी क्लास में नहीं है, तो इफेक्ट हमारा कम हो गया। अब आप खूब हल्ला गुल्ला करोगे क्योंकि क्लास खाली है। वही हो गया कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पे मजबूत नहीं रहेगी। हम आपकी क्लास में हैं तो आपको तुरंत पकड़ के बता देंगे, क्यों हल्ला कर रहे हो, डांट देंगे, तो आप वहीं चुपचाप बैठोगे, मेरे सामने हल्ला नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर गए, आप बट नेचुरल है, आप हल्ला गुल्ला करोगे। वही चीज है, जब न्यूक्लियस की पकड़ इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर हो गया तो पकड़ भी कम हो गई, क्योंकि अंदर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए। दो कारण हो गए, एक तो शील्डिंग इफेक्ट इसको रिपेल कर रहा है, दूसरा डिस्टेंस भी बढ़ गया, इसलिए क्या हो गया, पकड़ मजबूत हो गई, यानी इफेक्टिव पकड़ कैसी हो गई, कम हो गई, ठीक है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे आए तो घट गया, ठीक है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशन क्या होता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। रीजन, because on moving down number of shells increase and the distance of valence electron from the nucleus also increases, at the same time repulsion of intervening electrons, that is इसको हम क्या कहते हैं, that is screening effect, is also increases due to
increase in number of cells. So effective nuclear charge decrease on moving down in a group. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आप, जब नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नई शेल में जा रहा है, ऊपर से जब हम नीचे चल रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ने सेकंड शेल में एंटर किया, तो यहाँ पे थर्ड शेल में, यहाँ कमिंग नया जो न्यू इलेक्ट्रॉन है उसने फोर्थ शेल में एंटर किया, यहाँ पे जो न्यू इलेक्ट्रॉन है उसने फिफ्थ शेल में एंटर किया। यानी जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, कमिंग इलेक्ट्रॉन या न्यू इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो नई शेल में एंटर कर रहा है, इसलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि इसको रिपीट करना है, नीचे वही बात रिपीट हुई है, तो 2 बार रिपीट करने के बजाय आप यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लिख सकते हैं, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन। यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज ऑन मूविंग डाउन, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है वो हमने यहाँ भी लिख दिया, इसलिए 2 बार ना लिख करके इसको एक बार ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन नेक्स्ट हायर शेल। ठीक है, जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर से नीचे आने पर नए हायर शेल में एंटर कर रहा है। नेक्स्ट हायर शेल का मतलब हुआ ज्यादा एनर्जी वाली, ये कम एनर्जी की शेल है, ये ज्यादा, इससे ज्यादा, उससे ज्यादा, कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, नेक्स्ट हायर एनर्जी के शेल में एंटर कर रहा है। सो ठीक है, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन नेक्स्ट हायर शेल so the distance of valence electron increases from nucleus। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाता है, इसलिए एट द सेम टाइम रिपल्सन ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। इसलिए ऊपर से नीचे आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो बच्चे 2 राक्षस आपको ध्यान हो गया अच्छे से, जब साथ साथ घूमेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे यहाँ पर, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा और दूसरा राक्षस कमजोर पड़ जाएगा। कौन सा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला। जब पीरियड में घूमते हैं इधर से इधर तो नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला कमजोर पड़ जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे हम आगे की प्रॉपर्टीज का वेरिएशन बहुत अच्छे से समझ सके। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।